cos 90 लगाओगे तो cos 90 कितना हो जाएगा 0। तो हमने सिर्फ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर लिखा, ठीक है। और बताओ, क्लियर है चीज? सेकंड स्पेशल केस नंबर 2, स्पेशल केस नंबर 2, हमने पहला वाला केस लिखा था xl इक्वल्स टू xc। अगर xl बड़ा है, अब आपको बताने की जरूरत नहीं है, अगर xl बड़ा होगा tan फाई की वैल्यू क्या आई थी, दोबारा बोलना, xl माइनस xc अपॉन नहीं r, ठीक है। tan फाई कैसा आएगा अगर xl माइनस xc होगा तो? वेरी गुड। tan फाई कैसा आएगा? पॉजिटिव। और फेज एंगल पॉजिटिव आ रहा है, फिर से देखो पीछे, ये केस नहीं कि VL बड़ा है BC छोटा है, XL बड़ा है XC छोटा है, यही तो हुआ। कौन आगे निकल गया था? फाई कैसा है? और पॉजिटिव फाई का मतलब क्या होगा? ऐसे। नेगेटिव फाई का मतलब कैसे होगा? ये पॉजिटिव फाई, ये नेगेटिव। बाय कन्वेंशन हम ऐसे ही लेते हैं। अगर इधर की तरफ फेज एंगल जाएगा तो प्लस फाई करेंगे, इधर की तरफ जाएगा तो माइनस। तो हमारा अगर फाई एंगल प्लस आ रहा है, फाई एंगल पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब क्या है? वोल्टेज लीड्स बना भी सकते हो, चाहो इधर करंट बना लो, इधर वोल्टेज बना लो, और ये एंगल प्लस फाई ऐसे। अब तीसरा केस तुम खुद लिख सकते हो। tan फाई कैसा आएगा? ऑब्वियसली नेगेटिव आएगा। tan फाई नेगेटिव आएगा, इसका मतलब करंट तो वही हमारा जहां था, इस बार नेट वोल्टेज की तरफ हो जाएगी, ये नेट वोल्टेज हो, ठीक है ना? हाँ या ना? ये रिजल्टेंट वोल्टेज हो, इसको भी याद लिख देता हूँ, रिजल्टेंट वोल्टेज। तो वी आर लैग्स द करंट। वी आर लैग्स द करंट। तुमने टॉपिक्स लिखे थे स्कूल में? ये तो तुम्हारा हो गया ना, इसी टॉपिक्स लिखे है तो सही। एक बार देख लेना कौन कौन से करवाए, कौन कौन से नहीं करवाए। जो नहीं करवाए वो बता देना। जनरेटर तो कर ही देंगे, एक बार दिन हो गया, ठीक। नेक्स्ट लिखिएगा इम्पीडेंस ट्रायंगल। आज मैं अब इससे आगे नहीं जाने वाला, आज का इतना ही पढ़ेगा कि बस करेंगे न्यूमेरिकल्स इसी के बेस पे जो करने हैं, क्योंकि उसके बिना जब तक न्यूमेरिकल करेंगे नहीं हमें थ्योरी समझ में आने की। अभी मैं आपको कहा था ना VL प्लस VC प्लस VR कर लो, वो E के बराबर नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, आज हम सब करेंगे उसको। फिलहाल इम्पीडेंस ट्रायंगल देखो। इम्पीडेंस अभी आपने बात करी थी, इम्पीडेंस क्या था आपके पास? R स्क्वायर प्लस XL माइनस। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता ये XL माइनस XC है या XL माइनस XC है, XC माइनस, क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है। 2 माइनस 3 या 3 माइनस 2 दोनों का स्क्वायर पॉजिटिव है, तो कोई फर्क तो पड़ता है। तो अगर मैं इम्पीडेंस ट्रायंगल बनाता हूँ तो इसको मैं ऐसा कह सकता हूँ कि इम्पीडेंस ट्रायंगल हम ऐसे भी दिखा सकते हैं। इधर VR हो गया, इधर मेरा VL हो गया, इधर मेरा ये VC हो गया, सिंपल। और इनका अगर मैं नेट निकालता हूँ तो कितना आएगा? ऐसे आ जाएगा। अरे बना लो।
ये आ गया मेरा एक्सएल, ये आ गया मेरा एक्सी, और इस बार मैंने एक्सएल को अज्यूम किया है कि एक्सी से बड़ा है। इधर क्या आएगा आर, ये क्या आएगा जेड, इम्पीडेंस, इम्पीडेंस, ये क्या आएगा फेज डिफरेंस। सॉरी मैंने गलत लिख दिया, ये होना चाहिए था एक्सएल और ये होना चाहिए था एक्सएल माइनस एक्स, है क्या बोले, तो z आ गया आर स्क्वायर वही सब जो आप पहले करते हैं, इसे कहते हैं इम्पीडेंस ट्रायंगल। अभी करा था ना ये फॉर्मूला भी, एक्सएल माइनस एक्सी बाई आर, सेम वही दोबारा करा। यार ये पंखा मत चलाओ यार, ठंडा खत्म कर दिया हमारी गरीब आदमी को, अंदर थोड़ी बहुत था सारा लूट रहे, वहाँ की ठंडी हवा आती है, ऊपर से पंखे से नीचे गिर देते हैं, चालू बाटे नहीं चल रहा है, पता है आगे है नहीं, ये बहन का रखा था मैंने इसमें। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट नोट लिखिए, क्या क्या फॉर्मूले लिख दिया आपने आपकी बात, एक बार जरा उस पर नोट नजर डालो क्योंकि हमारे काम आएंगे। आपने लिखा z इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का, और क्या लिखा है tan फाई लिख लिया आपने, और कुछ लिखा है वोल्टेज अक्रॉस एल निकालना आ गया, करंट इनटू रेजिस्टेंस इम्पीडेंस, तो क्या बोलते हैं इसको पता नहीं, इंडक्टिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, और ये तो तुम्हें मालूम है। ठीक है, अब जरा अच्छा और रहेगा ना, दो रहेगा, ये रह गया ना, एक्सएल को क्या लिखते हैं और एक्सी को क्या लिखते हैं, बस यही हमारे काम के। अब कुछ हम डिस्कशन लिख लेते हैं, देखिए समझ में आ जाए। ये ओमेगा क्या था, 2 पाई बाई टी है, 2 पाई न्यू, न्यू एन यू न्यू। अगर मैं डीसी की बात करता हूँ, याद है ना डीसी कैसा होता है, डायरेक्ट करंट, यानी करंट की वैल्यू टाइम के साथ नहीं बदलेगी, कांस्टेंट रहेगी, ये डायरेक्ट करंट हो गया मेरे पास। इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, अच्छा एसी की फ्रीक्वेंसी कितनी आपके घर में आती है, 50 हर्ट्ज, कमाल कर रहे हो, ये पता है, ये बता नहीं रहे, जब ये बात करेगा दोबारा इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 50 हर्ट्ज, इसकी फ्रीक्वेंसी, अरे फ्रीक्वेंसी नहीं भाई, डीसी है, हाँ उसमें साइकिल्स बन रही हैं, हो गई बात, 2 बार फोन आ जाएगा तो फोन कर लेगा, इसमें फ्रीक्वेंसी है ही नहीं। अब आ जाए डीसी के केस में, अगर मैं एक्सएल की बात करता हूँ, अगर मैं एक्सएल की बात करता हूँ, एक्सएल किसके इक्वल हो गया, 2 पाई न्यू एल ओमेगा एल हो गया ना। डीसी के केस में फ्रीक्वेंसी कितनी है, 0, एक्सएल कितना हो गया, क्या मतलब, आसान भाषा में मतलब बताओ, आसान भाषा में मतलब बताओ,
म्यू जीरो तो वो भी सब जीरो। क्या मतलब है? ये क्या है? ये क्या है? नाम मत बताओ, ये क्या काम करता है? क्या तुम लोग को रिकॉर्डिंग का डर है क्या? आवाज कैसी आएगी तुम्हारी? बहुत अच्छी बात है, बोलो। एक्सेल क्या है? अपोजिशन है ना टू द फ्लो ऑफ करंट एसी, ऑपोजिशन टू द फ्लो ऑफ एसी। तो एक्सेल की वैल्यू कितनी आ रही है? 0। इसका मतलब क्या है? इंडक्टर ऑफर्स टू फ्लो ऑफ, सही करो। एसी की फ्रीक्वेंसी कैसी होती है? फाइनाइट। एक्सेल कैसा होगा? फाइनाइट। इसका मतलब क्या है? एल अपोजिस एसी। अच्छे से समझो और फिर आगे चलेंगे। करो। एक्सेल क्या है? ऑपोजिशन। एक्सेल क्या है? रुकावट। किसके रुकावट? किसके फ्लो में रुकावट? एसी के फ्लो में रुकावट। चैप्टर किसका है? ऑल्टरनेटिंग करंट। तो जब भी आप ऑल्टरनेटिंग करंट लगाएंगे और इंडक्टर लगाएंगे तो इंडक्टर ऑल्टरनेटिंग करंट को अपोज करेगा। लेकिन अगर आप डायरेक्ट करंट लगाएंगे यानी बैटरी लगाएंगे आप, तो वो उसको ऑपोजिशन फ्लो, ऑपोजिशन ऑफर नहीं करेगा, अपोज नहीं करेगा, रोकेगा नहीं, जाने देगा आराम से। ठीक है, आराम से सोचो। अगर आप इंडक्टर लगाते हैं तो इंडक्टर डीसी को रेजिस्ट नहीं करेगा, लेकिन अगर आप एसी लगाते हैं तो एसी को रेजिस्ट करेगा। इंडक्टर एसी को रेजिस्ट करेगा। और रट्टा क्यों मारते हो? फिर देखो, ये क्या है? ये आपने लगा दिया एसी। 500 बार कर चुके हैं इस काम को। एसी का मतलब करंट बढ़ेगा घटेगा, फिर दूसरी डायरेक्शन में बढ़ेगा घटेगा। करंट बार बार बढ़ेगा और घटेगा। करंट किसका सोर्स होता है? करंट इज द यूजुअल सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। करंट्स आर द यूजुअल सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अगर इसमें करंट बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी तो मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ेगी। अगर मैग्नेटिक फ्लक्स बदलेगी, ईएमएफ इंड्यूस होगा। ईएमएफ का फॉर्मूला क्या था? फ्लक्स चेंज होएगी तो ईएमएफ इंड्यूस होएगा। ईएमएफ किस डायरेक्शन में इंड्यूस होगा? जिस तरफ से आपने लगाया, ऑन करोगे तो इस तरफ और ऑफ करोगे तो, याद है वो मेक और ब्रेक कर रहे थे हम उसमें। तो मेक के दौरान ये आपके अप्लाइड ईएमएफ को अपोज करेगा, ब्रेक के दौरान ये अप्लाइड ईएमएफ की डायरेक्शन में जाएगा। क्या पैदा होगा इसमें? इंड्यूस्ड ईएमएफ। अपोज कर रहा कि नहीं कर रहा? यही तो हम कह रहे हैं। लेकिन अगर आप यहाँ डीसी लगा दोगे, चुपचाप चला जाएगा, थोड़ी देर के लिए होगा, करंट मैक्सिमम होता जाता, उसके बाद खत्म। लेकिन एसी के अंदर तो होता ही रहेगा, क्योंकि करंट बढ़ रहा है घट रहा है, बढ़ रहा है घट रहा है। करंट बढ़ेगा घटेगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ेगी घटेगी, फ्लक्स बढ़ेगी घटेगी तो क्या पैदा होगा? इंड्यूस। वो बैक ईएमएफ अपोज करेगा। एक केस कर, दूसरा पकड़ते हैं। अब लिखो केस नंबर 2। ये हमने किसकी बात कर ली? एल की बात, एक्सएल की बात। ठीक है, अगले बिंदु कैपेसिटर की बात कर लेते हैं। एक्स सी किसके इक्वल था? 1/2। ठीक है, आपका सैटरडे को टेस्ट होगा ईएमआई का। रिटन टेस्ट लूंगा 2-1.5 घंटे का पूरा। प्रिपेयर रहिएगा प्लीज। 2 पाई न्यू सी, 1/2 पाई न्यू सी, एक्स इक्वल्स टू 1/2 पाई न्यू सी। अगर मैं बात करता हूं किसकी? डीसी की, तो फ्रीक्वेंसी कितनी है? ही नहीं। जीरो। क्या हो गया? क्या मतलब है?
आसान भाषा में मतलब बताओगे? ये क्या है? ऑपोजिशन। कौन ऑफर कर रहा है? इंडक्टर। किसको ऑफर कर रहा है? कितना ऑपोजिशन कर रहा है? इनफाइनाइट ऑपोजिशन। इसका मतलब इतना ज्यादा बहुत ज्यादा ऑपोजिशन करेगा। यानी आसान भाषा में कहें तो जी बस बढ़िया। कैपेसिटर ब्लॉक्स कैपेसिटर डीसी को ब्लॉक कर देता है। आपने एक कैपेसिटर लगाया, यहां पर आपने एक सोर्स लगा दिया। जैसे ही आप स्विच ऑन करेंगे, यहां एक छोटा सा मैंने बल्ब लगा दिया मान लो। जैसे ही आप स्विच ऑन करोगे, इसके बीच में क्या होता है? प्लेट्स के बीच में एयर होती है, तो नॉन इंसुलेटर है वो। तो जैसे आप स्विच ऑन करोगे, ये प्लेट्स 1 सेकंड में चार्ज हो जाएंगे। सेकंड मतलब बहुत कम टाइम में प्लेट्स चार्ज हो जाएंगे। ये बल्ब फॉर ए मोमेंट यूं जलेगा और बंद हो जाएगा। ये जलेगा और बंद हो जाएगा। क्यों जला था ये? क्योंकि पहले क्या हुआ? चार्ज गया इसकी तरफ, प्लेट को चार्ज करने के लिए। प्लेट चार्ज हो गई, खत्म काम। उसके बाद खत्म, डीसी ब्लॉक कर देगा उसको, डीसी को आगे नहीं जाने देगा। किसी भी सर्किट के अंदर आपने एक बार कैपेसिटर लगा दिया, वो डीसी को नहीं जाने देगा। लेकिन एसी के लिए, फ्रीक्वेंसी कैसी है? फाइनाइट। तो अगर मैं यहाँ पर फाइनाइट वैल्यू डालूंगा तो एक्सी कैसा आएगा? फाइनाइट। इसका मतलब कैपेसिटर ऑफर्स ऑपोजिशन टू फ्लो ऑफ एसी। अपोज तो करेगा और जाएगी। हाँ, बड़े फोन आते रहते हैं तुम लोगों के। कल से मोबाइल सारे बंद करो। सुनता बज रहा पता नहीं कौन बोलो। तो क्या लिखा है? मोटी मामी। मोटी मामी, मामी को कैसे लिखती है? मोटी मामी। क्या लिख रही थी? मोटी मामी। बताऊँ तेरी मम्मी को। हो गया भाई? लिख रखा है तुमने? अभी आ रहा है मोटी मामी। पता नहीं क्या क्या लिखता तुम लोग रिश्तेदारों। काना चाचा, मोटी मामी, ये तो। चलिए आगे चलते हैं। अब एक सर्किट तुम बनाओ, मैं नहीं करवा रहा। अब तुम बनाओ, इसमें L लगाओ और R लगाओ। L लगाओ और R लगाओ और उसका सर्किट डायग्राम वो बना के दिखाओ, फेजर डायग्राम। एक इंडक्टर लगाओ। जैन साहब शुरू करो। एसी लगाओ, इसका इंपेडेंस निकालो, इसका सब कुछ निकालो जो निकाल सकते। लेट द अप्लाइड ईएमएफ बी। फेजर डायग्राम बनाने सीखो। फेजर डायग्राम बनाओ। एल के केस में कौन आगे होता था? वोल्टेज। एल के केस में वोल्टेज। जरा बनाना फेजर डायग्राम। बनाओ फेजर डायग्राम, में लड्डू की तरह बन जाएगा। बना के देखो, बना के देखो, सच्ची बहुत आसान है। अगर फेजर डायग्राम बन गया तो फिर इसके बाद कुछ बचता ही नहीं है इसके अंदर। कृष्णा सिंह बोर्ड में बनाओगे? सच्ची बहुत आसान है नहीं डर गया। हाँ बनाओगे। ना ना कोई दिक्कत नहीं है, आराम से एंजॉय कर। कुछ हो सकता है, नहीं हो सकता तुम्हारा कुछ। चलो देखो कहाँ बना लिया? माइंड में। ये कमाल है सच्ची।
ये कौन से बनाए मैंने? ये कौन से बनाए? ये तो बना दिया आई, ये बना दिया वी आर। एल के केस में कौन आ गया? वोल्टेज। ठीक, बिल्कुल वोल्टेज आ गई, ये आ गया वी एल। अगर इसका नेट निकालूंगा तो किधर आएगा? ये रिजल्टेंट वोल्टेज आ गई। रिजल्टेंट वोल्टेज वी एल स्क्वायर प्लस, इसमें है क्या कुछ करने को? ये एंगल क्या है? आई। आप देखें नेट वोल्टेज आगे है किससे? करंट से। करंट से इसको क्या लिख सकते हो? आई स्क्वायर एक्सएल स्क्वायर प्लस वी आर स्क्वायर। आई बाहर आ गया, एक्सएल स्क्वायर प्लस। इस केस में इंपीडेंस की वैल्यू कितनी है? I into R, I into रेजिस्टेंस ऑपोजिशन इज इक्वल टू V। ये कुछ भी कर लो, तुम्हारा को जो मन करे। अगर तुम्हें फेजर समझ में आ गए तो गेम खत्म, कुछ नहीं बचेगा फिर इसका। एक मिनट बुक लेकर टाइम देखना कितना रहेगा? 20। वो जो भी मैं तुम्हें कह रहा था उस क्वेश्चन को एक बार पढ़ते हैं। क्या रहेगा? सर एग्जाम ट्यूसडे को लेगा। ट्यूसडे को बेटा मैं यहाँ हूँ नहीं। आप सोए आप। परसों भी क्या दिक्कत है? परसों दिक्कत है कोई? हाँ सर, क्या बताओ? एग्जाम चल रहा है। एग्जाम चल रहे हैं और पापा से लिखवा लेना कि एग्जाम चल रहे हैं, मेरे लाल को तंग ना किया जाए। बात खत्म। दे देंगे। सबसे कम टेस्ट दिए मैंने अभी तक। वही तो पूरा टेस्ट है। उसका ले लो टेस्ट जो तुम्हारे सिलेबस में आ रहा है। हाँ, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। मैग्नेटिक का ले लो सर। मैं तो तैयार हूँ। सर ये ठीक है। नहीं है। इसमें लुढ़क जाओगे इसी में, इतना आसान समझ लो। कोई बात नहीं। इसको ले लो मैग्नेटिक। इसको देखो सिंपल सा क्वेश्चन दिया मैंने, कहता है एक रजिस्टर लगा रखा है और एक कैपेसिटर लगा रखा है, सीरीज में लगा रखा है, और दोनों पे हमने जितने भी एसी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं क्या मेजर करते हैं? वर्चुअल वैल्यू। तो ये आपको वर्चुअल वैल्यू कितनी दे रखी है? वोल्टेज की 220 वोल्ट। फ्रीक्वेंसी आपको दे रखी है। कहता है एक तो सर्किट में करंट निकाल दो और एक VR और VC निकाल दो। अभी करके आए हो 1 सेकेंड पहले ही, सिर्फ याद करना है चीज़ों को। आपने क्या करना है, एक तो लगा दिया कैपेसिटर, एक लगा दिया रजिस्टर, और आपने यहाँ पर AC लगा दी, और इस AC का 220 वोल्ट वोल्टेज है और 50 हर्ट्ज का इसका फ्रीक्वेंसी। रजिस्टर आपका आ गया 200 ओम का और ये आ गया 15 माइक्रो फैरेड का। बताइए कितना करंट सर्किट में फ्लो करेगा, निकालिए। और जब वो करंट मांगता है ना, तो इसका मतलब वर्चुअल करंट ही मांग रहा है, पीक करंट कभी नहीं मांग रहा। मांगेगा तो वो आपसे पूछेगा। जब भी आपसे कह रहा है करंट निकालो, उसका मतलब वर्चुअल करंट, वर्चुअल वैल्यू। और दोनों में रिलेशन क्या था, एक बार याद दिलाना दोबारा से। अगर हम IV निकालते हैं तो किसके बराबर आता है?
आई नॉट बाय रूट। ठीक, अभी के लिए चाहो तो आप कैलकुलेटर यूज कर सकते हो फिलहाल के लिए। एक छोटी सी चीज समझना। अच्छा कैलकुलेटर मेरे पास, मोटी मामी तो बार बार पुकार रही है। करिए। करंट निकालने के लिए क्या करना पड़ता है? करंट निकालने के लिए वोल्टेज चाहिए, रेजिस्टेंस चाहिए। जब एसी शुरू किया हमने तो पहले दिन से हम रेजिस्टेंस का नाम नहीं ले रहे, हम कह रहे हैं इम्पीडेंस। इम्पीडेंस, तो आपको इन दोनों का इम्पीडेंस निकालना पड़ेगा। इम्पीडेंस के फॉर्मूले अभी तक क्या है? एक्सएल का स्क्वायर, एक्सएल तो है नहीं इसमें, एक्सी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर अंडर रूट। है आपके पास ये सब चीजें? कहाँ है? कहाँ है? रेजिस्टेंस है, एक्सी है, तो निकाल दो ना। एक्सी निकालने में क्या है? 1 अपॉन ओमेगा सी, 1 अपॉन 2 बाय न्यू सी, 1 अपॉन 2 इंटू 3.14। न्यू कितनी है? 50। सी कितना है? 15 इंटू 10 की पावर माइनस। सारी वैल्यू डाल दी हमने। -6 इसलिए लगाया, माइक्रो लिखा था तो इसलिए हमने 10 की पावर -6 लगाया। बाकी देख लो वैल्यूज। 2 पाई फ्रीक्वेंसी सी। मैं बुक से देख के बता देता हूँ, फिलहाल इसका सॉल्व करने में टाइम लगेगा। 212.3 ओम। ये क्या आया? ये आया ऑपोजिशन ऑफर्ड बाय कैपेसिटर टू द फ्लो ऑफ एसी। आर आपको पहले से मालूम है, तो इंपीडेंस तो निकाल ही लोगे। कितना आएगा? एक्सी कितना है? 212.3 का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और ये वैल्यू आपके पास आ रही है। कुछ दिक्कत लग रही है मिशी? क्या कह रहे हो? थोड़ा तेज बोले। एक्स क्यों? कारण बताओ। माइनस इसलिए होगा, आ जाओ दोबारा, आ जाओ दोबारा देखो। ये रहा मेरा आई, ये रहा मेरा वी आर। एक्स सी के केस में वी सी मेरा पीछे आएगा, मेरा नेट वोल्टेज इधर निकलेगा, वो किसके बराबर होगा? इसको क्या लिखूंगा? आई नॉट, या अगर मैक्सिमम कर लेता हूं तो आई नॉट एक्स सी और आई नॉट आर। माइनस तो कहीं नहीं आएगा, यहां तक पहुंचो। 291.5 आपका Z निकला है। क्या निकालना है? क्या निकालना है? पहली चीज एक तो करंट निकालना है, और करंट निकल गया तो उसके बाद फिर VR निकालना है। Z निकाल दिया। करंट किसके बराबर होता है? वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। बस मैं यहाँ R नहीं लिखना चाहिए, मुझे क्या लिखना चाहिए? EV किसके इक्वल है? 220। ये किसके इक्वल है? 290. तो ये किसके बराबर आ गया हमारा? 0.755। एम्पीयर। निकालना है। फाइनली क्या निकालना है? VR और VC। VR और VC। अब मैं पेज नहीं पलट रहा हूँ, यहीं पे आ रहा हूँ। VR कैसे निकलता है? करंट इनटू रेजिस्टेंस। करंट है, रेजिस्टेंस है 200 ओम, मल्टीप्लाई करो। ये मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आएगा, फिर निकालो वोल्टेज अक्रॉस सी, IV इंटू एक्सी। IV है, हाँ है। XC से मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा? 160.2। और इतनी देर से हम सिर्फ इसी वैल्यू के समझने की बात कर रहे थे
कि भैया ये क्या हुआ। अब जरा देखो इसके अक्रॉस वोल्टेज कितनी आई, इसके अक्रॉस VC के अक्रॉस वोल्टेज आई 160.3, इसके अक्रॉस वोल्टेज कितनी आई 151। इनको जरा ऐड करो, 311.3। आपने कितनी वोल्टेज लगाई थी? और उसमें लिखा हुआ है कि जो एल्जेब्रिक सम आ रहा है इन दोनों का जो एल्जेब्रिक सम आ रहा है, मतलब इनको जोड़कर जब हम देख रहे हैं सीधा सीधा, तो ये 220 से ज्यादा आ रहा है। ये वोल्टेज एक्स्ट्रा कहाँ से पैदा हो गई? वोल्टेज पैदा नहीं हुई चलिए है, तो वर्चुअल वोल्टेज 311 ही होती है। नहीं सर वो छोड़, ये वो वाली वोल्टेज नहीं, वो केवल उस केस में होती है आप AC सप्लाई करो उसकी बात करते हैं। पीक वैल्यू ऑफ 220 वोल्ट AC, ये तो बाई चांस 311 आ गया तो तुम्हें मैचिंग लग गया, तो 311.3 आ गई। आपने लगाई 220 वोल्ट, इनके अक्रॉस दिखाई दे रही है, दोनों के अक्रॉस एल्जेब्रिक सम अगर मैं करूं 311, क्या गलती है इसमें? गलत क्या हो रहा है? कहाँ से आ गई? वोल्टेज बढ़ेगी थोड़ी, क्या गलती, क्या गलत समझ रहे हैं हम कुछ? ये कैसे हो रहा है कि इसके अक्रॉस वोल्टेज प्लस इसके अक्रॉस वोल्टेज का सम इससे बड़ा आ रहा है? ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है और इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो दोनों सेम फेज में नहीं है। अभी हमने डायग्राम बनाया था, नहीं बनाया? पिछले वाले में बनाया था, ये बनाया। वोल्टेज अक्रॉस R, वोल्टेज अक्रॉस L C है उसमें तो C है। चलो इधर देखते हैं, दोबारा देखते हैं, ये बनाया था। वोल्टेज अक्रॉस C, वोल्टेज अक्रॉस R, इन दोनों में फेज डिफरेंस कितना आ रहा है? 90 डिग्री का। रिजल्टेंट वोल्टेज कितनी आनी चाहिए? इतनी आनी चाहिए। गलती क्या हो रही है? कहते हैं इस पैराडॉक्स को सॉल्व करो। वोल्टेज अक्रॉस C कितना आया था? देखो ना 160.3 160.3। वोल्टेज अक्रॉस R 151। आप इसका स्क्वायर करिए, देखिए 220 वोल्ट। चेक कर लीजिए, कैलकुलेटर्स है तुम्हारे पास? चेक। हाँ किसी के पास है कैलकुलेटर? चेक करो, चेक करो। आप सबको अपना फोन निकालने में डर लग रहा है। नहीं वो तो मैं वैसे भी ले लूँगा, किस दिन लूँगा, चिंता ना करें। ये जो वाइब्रेशन करता रहता है ना अंदर बैठा बैठा, मैं इसी पढ़ा रहा हूँ, अचानक से वाइब्रेट हो गया, टांग हिल गई तुम्हारी, वही चीज़ रोकनी बस। हाँ सर कितना है? इतने देर में तो मैं हाथ से निकाल देता, आधा घंटा एप्पल ले रखा उसके बाद दिया।